चलिए बच्चों, जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, तो उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वेक्टर फॉर्म रह गया था। क्या चीज़ रह गई थी? वेक्टर फॉर्म। किसकी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो आज वही देखते हैं हम। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये चीज़ तो समझ आ रही होगी कि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म देखना है ना। तो देखिए, फिर से कहानी वही कि हमने एक प्लेन मिरर बनाया। ये हमारे पास कैसा है? प्लेन मिरर है। और हमने फिर से कह दिया था कि हमें स्मूथ मिरर ही चाहिए। कैसा चाहिए? सरफेस उसका स्मूथ। तो फिर से कहानी क्या हमने क्या देखा था कि एक रे आई और यहाँ से जितना एंगल ये बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, और ये भी एंगल तुम्हारा थीटा हो गया। अब हमने क्या किया, ये हमारी कैसी है? इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारा? नॉर्मल। ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम बात करें तो इसके डायरेक्शन को मैंने क्या माना कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इसको मैंने कह दिया कि मान लो कि ये वेक्टर जो है वो आई का यूनिट डायरेक्शन। क्या चीज़ है? आई का यूनिट डायरेक्शन। तो ये किस डायरेक्शन में है? तो आई को मैंने इसी तरीके से दिखा दिया। और ये तुम्हारा हो गया आई यूनिट कैप। तो यूनिट कैप जो है, इसका मतलब है कि ये रे का ये डायरेक्शन दिखा रही है, वो तुम्हारा है आर कैप। ये तुम्हारा क्या है? आई कैप। अब मैं कुछ चीज़ इससे पहले कुछ चीज़ें हम अगर आगे सॉल्व करें, हाँ, नॉर्मल का डायरेक्शन मैंने इसे कह दिया एन कैप। क्या चीज़? एन कैप। तो हम इन चीज़ों को आगे रिजल्ट देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, और खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चा जैसे मान लो डायरेक्ट बोर्ड का बच्चा हो, या फिर डायरेक्ट जो नीट के बच्चे होते हैं, नीट के बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी मतलब डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये पूरी बात हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से क्लियर हो, है ना। मेरा यहाँ पर मोटो ये है कि यहाँ पर मेरा जो भी वीडियो देख रहा है वो हर बच्चे को बात पूरी समझ आनी चाहिए। हालांकि मेरा आईआईटी में जब पढ़ाता हूँ तो आईआईटी की छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट इन चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्व करता। लेकिन हमें इस वीडियो पर, क्योंकि कुछ लोग वीडियो के जरिए ही अपनी जो है चीज़ें निष्कर्ष निकाल लेंगे कि नहीं सर जो है डायरेक्ट पढ़ा दे रहे तो इसका मतलब ऐसा होगा, और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें बता रहे तो ऐसा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं बैच के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पढ़ाते हैं। मेडिकल का बैच भी पढ़ाता हूँ तो मेडिकल के बैच में मेडिकल की तरीके से पढ़ाता हूँ, और आईआईटी के बैच में जब जेईई मेंस के लिए पढ़ाते हैं तो जेईई मेंस के तरीके, तो आईआईटी की तो आईआईटी। तो हर एक बैच को अलग तरीके से मैं देखता हूँ, अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ पर हर किसी को मैंने पहले ही कह दिया था फर्स्ट लेक्चर में, इसमें ऑप्टिक्स में, कि हर बंदे को मैं हर तरीके से लेके चलूँगा कि इसमें हर बंदे को समझ आए। तो छोटी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे वेक्टर के कुछ रूल्स हैं। जैसे हम लोगों ने क्या 11th में पढ़ा था कि मान लो कि एक वेक्टर ये है, और इस वेक्टर को मैंने कह दिया ए, और दूसरा वेक्टर अगर ऐसे है तो हमने कह दिया इसको क्या कह दिया बी। हमें ये भी मालूम है वेक्टर को हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, वेक्टर को हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कर सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या आया था? इसका रिजल्टेंट जो आता है वो आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे ये बात तो सभी को पता है ना। और दूसरी चीज़, अगर मैं मान लो मैंने क्या किया कि एक वेक्टर को मैंने ऐसे किया और दूसरे वेक्टर को मैंने ऐसे किया, ये भी एक वेक्टर है, ये भी दूसरा वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हमें मालूम है कि हम वेक्टर को किस तरीके से हम रिजल्टेंट देखते हैं कि इसका जो एरो है ये वाला पोर्शन वो दूसरे वाले के पीछे होना चाहिए और दूसरा वाले एरो ऐसे, तो ये रिजल्टेंट तभी आ सकता है, तभी दोनों एडिशन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसका एरो यहाँ पर है तो उसकी पूंछ इधर होनी चाहिए, अरे उसकी पूंछ इधर होनी चाहिए। तो हमें क्या कर लेना है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो पता है कि डायरेक्शन, ये एक वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करने से साइन चेंज हो जाता है। तो हमारी पहले ऐसे था तो बी था, अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो इस तरीके से। तो अब ये चीज़ जो है अगर मैं रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें रिजल्टेंट लिखना होता है। तो बस पता तो होगा ही मोस्टली लोगों को, लेकिन जिसको नहीं पता है, जो पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने ये चीज़ बता दी है ना, ये नोट करिए। अच्छा, दूसरी चीज़ और आगे धीरे धीरे चीज़ें देख लो कि अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, अगर इसका यूनिट कैप का अगर मॉड लेते हैं तो वो वैल्यू हमेशा 1 होगी। चाहे कोई भी यूनिट वेक्टर हो, अगर उसका अगर मैग्नीट्यूड देखते हो तो हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब अगर चाहे तुम बी का ले लो,
है ना, चाहे तुम आई यहाँ पर जो दिया ना वो क्या दिया हमारे पास आई, तो आई का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे यूनिट वेक्टर का तो क्या बन जाएगा वो भी 1। अगर हम यहाँ पर आर के लिए बात करें तो आर का भी क्या बन जाएगा 1। अगर एन का भी अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे यूनिट वेक्टर का तो क्या बन जाएगा 1। तो सब वैल्यू जितने भी हैं किसी भी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो हमेशा 1 होता है, ये चीज़ याद रखना है ना। जिसको पता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ें तो इतने चीज़ों से शायद मेरे काम में ये बात आ जाएगी, तो ये चीज़ देख लीजिए, है ना। उसके बाद एक चीज़ और है, पहले इतना नोट करिए उसके बाद बताते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब अगर मैं बात करें तो हमें यह भी मालूम है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मुझे मान लो कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, ये रिजल्टेंट जो है इसके बीच में ही जहाँ तक आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये बात भी आपको सबको पता होगी, है ना। ये 3 चीज़ें हमें एक यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है और साथ में एडिशन किस तरीके से दो वेक्टर का हमारे पास जो है एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और साथ में ये हम कैसे लिखते हैं, इसका काम हमें अभी जो हाल में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब ध्यान से सुनना। हमने क्या किया कि अगर मान लो हमारे पास ये 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। हमने एक वेक्टर को ऐसे लिया, ये है आर यूनिट कैफ, और दूसरे को अगर मुझे उल्टा लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, दूसरे को लिखूंगा माइनस का आई कैफ। अरे क्या बात समझ आ रही है। और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 2 थीटा। अरे कितना है 2 थीटा। अब देखिए अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि रिजल्टेंट हमेशा हमें 2 वेक्टर का ही देखना है, तो वो वैल्यू क्या आएगी, क्या देखना चाहेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे इसका यूनिट कैफ का स्क्वायर प्लस आई के यूनिट कैफ इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई यूनिट कैफ का मॉड और आर का यूनिट मॉड और ये कॉस थीटा अंडर रूट। अरे भाई अरे यही तो होगा ना। तो ये वैल्यू क्या आई, ये आई तुम्हारी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 थीटा। अरे कितनी है 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। और देखिए अगर मैं इस चीज़ को देखें तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2 कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं जिससे कि ये चीज़ कट जाए, अरे इसे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लिखेंगे यहाँ से 2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 से 1 कट गया, हमारे पास क्या आया, ये आया 4 और ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि इसकी वैल्यू कितनी बनी 2 कॉस थीटा। अरे बोले ही नहीं भाई, हमने क्या देखा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये आएगा और ये वैल्यू क्या बनेगी इसकी। अगर मैं इसको ट्रांसलेट यहाँ से यहाँ कर दें तो ये वेक्टर तो यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगा, वही इसका रिजल्टेंट होगा जो कि वैल्यू कितनी होगी आर कैफ माइनस आई कैफ का मॉड। इन दोनों का एडिशन, यही तो रिजल्टेंट आया इन दोनों वेक्टर का। जो हमारे पास ये आया था वो कितना आया, ये देखिए वैल्यू कितनी है 2 कॉस थीटा। अगर मैं इसको देखते हैं तो ये तो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, जो भी वेक्टर है ये वेक्टर एक्चुअली में गया किस डायरेक्शन में, ये गया है हमारा, क्योंकि ये दोनों की दोनों सिमेट्री हैं,
ये एंगल सिमेट्री है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब इसके बिल्कुल बीच में इसका रिजल्टेंट जाएगा और इसके बीच में बिल्कुल रिजल्टेंट कौन है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट पहुंचा। तो हम अगर इसका मैग्नीट्यूड जान गए तो इतना है, तो अगर मैं इसका पूछूं कि इसका डायरेक्शन कितना होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आर कैफ माइनस आई का, और ये बन जाएगा तुम्हारा 2 cos थीटा एन कैफ। अरे क्या बात समझ आ रही है सभी को? पहले इतना नोट करिए फिर आगे देखते हैं। नोट करिए, इतना नोट हो गया। चलिए आगे देखिए। देखिए आगे देखिए, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, हमारे पास रिजल्ट आया है आर कैफ माइनस आई कैफ इज इक्वल टू 2 cos थीटा। किस डायरेक्शन में आया ये एन कैफ, नॉर्मल डायरेक्शन में। अच्छा, अगर मैं आर को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं आई कैफ प्लस 2 cos थीटा एन कैफ। अगर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाए तो हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। एक क्या रिलेशन है देखिए, पहले देखते हैं। अगर हम इन 2 वेक्टर को लें, एक वेक्टर हमारे पास ये है और एक वेक्टर मैंने ये लिया जो कि क्या है माइनस आई कैफ। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर 2 वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि आई कैफ डॉट एन कैफ इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और साथ में है एन का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अभी मैंने बताया था कि किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर मॉड लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास ये आया, ठीक है। और ये क्या हो गया आई कैफ डॉट एन कैफ। तो हमारे पास यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है, वो क्या आई है, वो आई है माइनस का आई कैफ डॉट एन कैफ। अगर ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा आर कैफ इज इक्वल टू आई कैफ माइनस 2 आई कैफ डॉट एन कैफ इंटू एन कैफ। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेईई मेंस और नीट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको, तो पहले ये नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, इस रिजल्ट पर हम क्वेश्चंस करते हैं ना। देखिए देखिए जैसे मैंने क्या लिया क्वेश्चन, देखो इसको भी मिटा ही देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बोला मैंने ऐसे लिया, ऐसे समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझिए। मेरे पास एक प्लेन है, एक मिरर है, ठीक है। ये मिरर मान लो कि एक्स वाई प्लेन में है। किस में है? एक्स वाई प्लेन में। और मैंने एक रे दी, उस रे का अगर हम पूछें कि उसका वेक्टर डायरेक्शन क्या है तो क्या है आई कैफ प्लस 2j कैफ। हमने ये दे दिया। रे का वेक्टर क्या है? आई कैफ प्लस 2j कैफ। तो अगर मैं यहाँ से पूछें कि हमें निकालना है कि इंसिडेंट एंगल क्या होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें 2 चीज़ें पूछी है। एक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका पाथ क्या होगा, किस डायरेक्शन में एक्चुअली में जा रही है, पाथ की नहीं, किस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें यहाँ से एक चीज़ पता है कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन से हमें मालूम है कि इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा हमारा। जैसे मैंने ये कह दिया कि ये वाला जो प्लेन है वो हमारा एक्स वाई है, एक्चुअली में तो यही तो है, ऐसे ऐसे। तो अगर ये बोले तो अगर ये एक्स तो ये वाई, तो जेड तो इस पर परपेंडिकुलर ही होगा ना, और नॉर्मल इस मिरर के परपेंडिकुलर ही होगा। इसका मतलब इसका जो नॉर्मल है वो किस डायरेक्शन में होगा? के डायरेक्शन में। अरे किस डायरेक्शन में होगा? के डायरेक्शन में। इसको आप यहाँ पे आई ना करके के कर लो, ठीक है, के डायरेक्शन में। तो अब देखिए यहाँ से हम कैसे करेंगे। अब देखिए,
तो अगर हम यहाँ से बोलें तो हमें पता है कि इसका एंगल आपको जो भी है ले लो। मैंने कह दिया एंगल मान लो ये थीटा है, आई है ना, तो आप आई ले लो, ये आई ले लो। अब देखिए यहाँ से कैसे करोगे, तो हमें मालूम है कि अगर दो वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टर का अगर हमें एंगल बीच में निकालना है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। एक वेक्टर मैंने कह दिया ये ए है, एक वेक्टर बी है, इसके बीच में थीटा है। तो इसका फॉर्मूला जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर लगाते हैं तो क्या होता है देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है आई वेक्टर आई प्लस 2k और इसका ये डॉट किसके साथ है, k के साथ। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका क्या होगा, इसका जो होगा वो ये होगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हें 2, ये इसके साथ 0 हो जाएगा और ये इसके साथ वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 2/√5। तो अगर हम यहाँ से थीटा को पूछें तो थीटा कितना हो गया, थीटा हमारे पास हो गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5 और ये थीटा मैंने क्या बोला है आई। तो ये देखो बस इस तरीके से हमें निकालना होता है एंगल। तो देखिए एंगल आ गया। अब डेटा तुम्हें अगर हो सकता है इस तरीके से भी दे सकता है, कुछ ऐसा भी दे सकता है जैसे कि वैल्यू प्रॉपर तरीके से कि एंगल की वैल्यू बन के आए, ऐसे भी आ सकता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या बात सभी को समझ आ रही है? तो हमें ये समझ आ गया कि आई इसका एंगल है वो तो ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका आर की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? अरे बोलो भाई कैसे निकालोगे? तो हमें पीछे का फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है? देखो हमें यहाँ से पता चल गई कॉस थीटा की वैल्यू ये है। तो हमने क्या देखा था कि आर कैफ इज इक्वल टू आई कैफ प्लस 2 कॉस थीटा इंटू एन। देखिए इसकी वैल्यू रख दो। आई की कितनी है? आई जो है इसका हमें यूनिट कैफ लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगी वेक्टर है। अगर मैं इसको ले तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई प्लस 2k अपॉन √5 प्लस 2 इंटू कॉस, इसकी वैल्यू कितनी है 2/√5 इंटू k। तो जो भी है ये बन के आएगा, जो देखो क्या आएगा, यहाँ से बन के आया जो आया वो ये आया आई प्लस 2k अपॉन में √5 प्लस 4/√5k। तो k कितना हो गया टोटल 6। तो हमारे पास हो गया आई कैप प्लस 6k कैफ अपॉन में ये सॉरी √5 है तो ये भी √5। ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन रिफ्लेक्टर की। ये लो ठीक है, समझ आई बात? नोट करो। चलिए ये नोट कर लिया। आगे देखो, एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको घर पे करने के लिए, घर से ट्राई करना। देखिए मैंने क्या किया कि इस आई को ये दे दिया मैंने आई कैफ प्लस 2j कैफ और -3k कैफ ऐसे दे दिया। ठीक है, जो भी आई की डायरेक्शन है वो हमारी इस तरीके से है। और मैंने इसका प्लेन दे दिया, क्या प्लेन दे दिया कि इस मिरर का जो प्लेन है XY प्लेन है। तो हमें फिर से निकालना क्या है, हमें निकालना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोबारा से क्वेश्चन वही है, हमें ये दोबारा से फिर से निकालना है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है अपने मन से। फिर से बताइए कि जो प्लेन मिरर का उसके परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल। नॉर्मल हो गया कैसे, फिर से कोई कठिन नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन को नोट करो, घर से ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत आती तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये फलाना वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो वो हम आपको बता देंगे। नोट करो। एक क्वेश्चन और देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमने यहां पर ये किया कि एक इंसिडेंट रे थी, उसको लिखा मैंने, उसको मैंने क्या लिखा, आई कैप प्लस
2j कैफ और प्लस 3k कैफ, ऐसे ले लो, ठीक है। और मैंने नॉर्मल का भी एक डायरेक्शन दे दी कि नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है वो देखिए, मैंने दे दिया i कैप प्लस 2j कैफ। तो हमें निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे है उसकी क्या डायरेक्शन है। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वही हम दोबारा से क्या करेंगे कि यहाँ से हमें मालूम है क्या क्या पता है कि i कैफ माइनस 2 i कैफ डॉट n कैफ इन टू n कैफ। अरे बात समझ आ रही है? इससे हम ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, चलिए ट्राई करते हैं, रखो वैल्यू इसमें। क्या करना है देखो, यहां से हम देखेंगे आर कैफ इज इक्वल टू आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2, इन दोनों का डॉट करिए तो डॉट क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 4, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 और बाद में क्या है तुम्हारा n कैफ और साथ में ये क्या बन जाएगा, नीचे तुम्हारा हो जाएगा ये वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर प्लस 2 इसका तो 4 और ये 9 14, टोटल 14 ये है और साथ में ये कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 रूट 5 की वैल्यू, ठीक है। और ये कितना होगा, तो ये भी इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लो, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये था तुम्हारा ये आई कैफ प्लस 2j कैफ अपॉन रूट 5। अरे बात समझ आई है? तो देखिए यहाँ से क्या बन के आया, आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ डिवाइड बाई रूट 14 माइनस ये 5 हो गया, ये रूट 5 ये भी 5 हो गया, तो ये इससे कट गए, तो ये आया तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा आई कैफ प्लस 2j कैफ अपॉन में रूट 14। अब देखिए अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से जो आएगा वो ये आएगा कि आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ और दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा 2i कैफ माइनस का 4j कैफ और डिवाइडेड बाई रूट 14। अरे क्या बात समझ आ रही है? अब देखिए यहाँ से क्या लिखोगे, तो यहाँ से लिखोगे माइनस आई कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 3k कैफ अपॉन में रूट 14। ये आया हमारे पास आर जो रिफ्लेक्टेड है उसका डायरेक्शन, ये आर कैफ, तो हमें यही चाहिए था। तो देखिए आया। अब यहाँ से देखिए हम इस चीज़ को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे, कैसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे वो भी देखिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, वो एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है वो देखियो, देखो ट्रिक क्या है कि अगर मैं इस चीज को बोला है तो हमने एक वेक्टर लिया था, क्या लिया था, आई जो आया था मेरे पास, मतलब आई मैंने जो दिया था क्या दिया था, आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ और दूसरा जो हमारे पास n है वो कितना था, n कितना था, आई कैफ प्लस 2j कैफ। तो ये याद रखना कि रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इसी की चीज़ को चेंज करती है, इसके डायरेक्शन को चेंज करती है। देखो अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले आर लिखो, तो आर अगर इसका डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या आएगा, जहाँ पर ये पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव, जहाँ पर नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर माइनस आई होना चाहिए, माइनस 2j होना चाहिए और प्लस 3k होना चाहिए। और अगर इसका यूनिट वेक्टर ले लोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये आई कैफ माइनस का 2j कैफ प्लस का 3k कैफ डिवाइडेड बाई रूट 14। देखो डायरेक्ट आंसर। अरे क्या बात समझ आ रही है? अगर मैं डायरेक्ट, हमेशा मुझे देखना क्या है, नॉर्मल का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को मुझे रिफ्लेक्टेड रे वाली डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो हमने देखा कि नॉर्मल हमारा आई और जे में है, तो सिर्फ यही जो है इनके साइन चेंज करने हैं। अगर इनके साइन चेंज करते हैं तो डायरेक्ट मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी, और उसका अगर हम डायरेक्शन अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से। तो बात समझ आ रही है? हम इस तरीके से कर सकते हैं। नोट करो पहले, ये नोट कर लिया, चलिए आगे देखिए।
एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है उसका वेक्टर जो दिया है वो ये दिया है आई कैफ, और ये है मान लो +√3 जे कैफ ले लो, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया है, रिफ्लेक्टेड रे भी दी है मान लो, तो रिफ्लेक्टेड रे दी आई कैफ -√3 जे कैफ। मुझे ये बताइए कि हमें निकालना क्या, वो भी बता दे रहा हूँ। हमें निकालना है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है? हमने क्या दे दिया, इंसिडेंट रे दे दी है, रिफ्लेक्टेड रे दे दी है, तो हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात ये है कि अभी मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन जो बताया था वो मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि हमारा कभी भी इंसिडेंट रे से अगर रिफ्लेक्टेड रे का अगर एक कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, इसका मतलब ये उसी डायरेक्शन में चेंज होगी जिधर हमारा नॉर्मल है। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा नॉर्मल किधर है, इससे कंफर्म है कि नॉर्मल हमारा जे में है, क्योंकि जे ही इसका जो है कंपोनेंट चेंज हुआ, जे कंपोनेंट चेंज हुआ, इसका मतलब है कि नॉर्मल जे में होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही बोला है ना। तो ये बात समझ आ रही है? अब देखिए यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो पता है ना ये किस तरीके से निकालना है। तो क्या करोगे कि cos थीटा अगर निकालना है तो हमें क्या करना है कि I.N कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। तुम्हें इसका भी पता है और इसका भी पता है, दोनों को निकाल दो, खत्म। अरे क्या बात समझ आ रही है सभी को? बस नोट कर लो, ठीक है। बता ही देता हूँ, अगर किसी कोई दिक्कत है तो कुछ है नहीं। इसका अगर यहाँ पर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा इस तरीके से .n, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा I +√3j अपॉन में 2। अरे बात समझ ही नहीं आई, अरे यही तो हुआ ना। और ये डॉट, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा j अपॉन 1, तो ये वैल्यू कितनी आई, √3/2, और ये तुम्हारा आ गया cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 30 डिग्री। क्या मैंने आपको यही क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में बताया था, यही क्वेश्चन जो है वो IIT का क्वेश्चन है, IIT JEE 2013। उसमें कुछ ऐसे दिया था कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो दी है तुम्हारी I कैप +√3 j कैफ अपॉन 2, वो वेक्टर है लेकिन ये यूनिट कैफ है, ध्यान रखना। और रिफ्लेक्टेड रे का क्या दिया था, I कैफ -√3 j कैफ अपॉन 2, बात तो वही है। अगर इसका अगर यूनिट कैफ में लिखोगे तो डिवाइडेड वही तो हो गया। और हमें मालूम है कि सिर्फ इसका कंपोनेंट सिर्फ y का चेंज हुआ, तो y का चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन नॉर्मल का कहाँ पर होगा, j में। तो j में ही ये चीज़ है, तो इसका मतलब हम ये करेंगे तो ये आएगा। तो यही आंसर उसमें भी आ रहा था, हमने उसको अलग तरीके से किया, देखो इसमें और आसानी से। बात समझ आ रही है? ये IIT के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मोस्टली लोग इसको स्किप कर देते हैं और बहुत मतलब हल्के में लेके इसे मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं अगर। तो आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, और ये सब चीज़ें एडवांस की और ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। ये कोई भी नई चीज़ नहीं है। क्या बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लिया? चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ याद रखना कि अगर किसी भी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि नॉर्मल किधर है, तो आप नॉर्मल प्रोसीजर अपनाएं। अगर कोई किसी भी दिक्कत अगर आ रही है कि हमें पता ही नहीं समझ आ रहा है कि इन दोनों को, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे को देख के ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा नॉर्मल किधर होगा, तो आप कतई टेंशन ना लें, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएं, है ना, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएं और इस फार्मूले से आप वैल्यू रखें और आंसर निकालें। कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं तब बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन डायरेक्ट दिख रही है तो आप इतना लंबा फार्मूला ना लगाएं। क्या बात समझ आ रही है सभी को? मैंने क्या कहा कि अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे में अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है दोनों का, या कुछ दोनों अलग हैं, या कुछ भी अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इससे आर निकालें, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको मैंने क्या कहा कि हमारे पास ए वेक्टर है जो कि दिया है तुम्हारा 2i कैफ -3j कैफ और +4k कैफ, ठीक है। और एक तुम्हारा दिया है नॉर्मल का डायरेक्शन,
नॉर्मल वेक्टर दिया है, नॉर्मल डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर दिया है, वो दिया तुम्हारा 6i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 2k कैफ, ये दिया। और पूछा है कि बताइए जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन क्या है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, हमें ये निकालना है। तो बस ये आपको निकालना है। तो ये फिर से वही कहानी, आप क्या करोगे, a माइनस 2 टाइम्स ऑफ a यूनिट कैफ डॉट n यूनिट कैफ इंटू n, ये कर दो आप, फिर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है। बेसिक मैथ है जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं, वेक्टर में जो हम लोग सीखे हैं वही करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोट करो, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक मिरर दिया, ये एक्स जेड प्लेन में है, ये मिरर किस में बिछा है, एक्स जेड प्लेन में, और इसकी मैंने वेलोसिटी दी मिरर की, वो दिए मैंने आई कैफ प्लस 2j कैफ माइनस 3k कैफ। और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से चल के आ रहा है, ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने दे दी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2i कैफ माइनस j कैफ प्लस 4k कैफ। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी दे दी तो वेलोसिटी ऑफ हमें इमेज चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने दी, वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए। मिरर भी मूव कर रहा है, और मिरर किस प्लेन में है, मिरर किस प्लेन में है, मिरर हमारा जो है वो है एक्स जेड प्लेन में। इसका मतलब ये है कि इसका जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल किस में आएगा, नॉर्मल आएगा जे में। किस में आएगा, नॉर्मल आएगा जे में। तो सबसे पहली बात है, अगर मिरर मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, रिलेटिव देखना होगा एक दूसरे के। हमें अगर ये निकालना है तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले ध्यान से सुनो। दोनों मूव कर रहे हैं तो एक के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितने से मूव कर रहा है, तो उतने से फिर मिरर के हिसाब से उतनी वेलोसिटी भी उसी के डायरेक्शन के हिसाब से अगर वो मूव करनी चाहिए। तो देखिए कैसे निकालना है, आप इसे समझिए। मैंने क्या किया, मैंने जो किया वो ये किया कि देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लिखेंगे हम 2i कैफ माइनस j कैफ और प्लस 4k कैफ माइनस का i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस का 3k कैफ। ये हमारे पास ये आया। अब देखिए यहाँ से ये माइनस सिंगल i है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर बचेगा एक i, और ये तुम्हारा माइनस का है, ये भी माइनस का बन जाएगा, बन जाएगा माइनस का 3j, और ये तुम्हारा है ये माइनस का माइनस प्लस, और ये 4 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7k कैफ। हमारे पास आया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में देखेगा तो इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। अब मुझे ये बताइए कि नॉर्मल किधर है, नॉर्मल जे में है, तो अगर हम इमेज देखेंगे तो सिर्फ जे का कंपोनेंट चेंज होगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू अगर मिरर देखें तो हमें मालूम है कि इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल किधर है, नॉर्मल है जे में, तो इसका जे कंपोनेंट चेंज कर दो तो बन जाएगा i प्लस 3j प्लस का 7k। अरे भाई वो जो चीज़ पीछे बताई वही मैंने तुम्हें फिर से बताया कि जिधर नॉर्मल है उसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में नॉर्मल के उसके उसी कंपोनेंट को उसका उल्टा कर दो। तो जे में है तो जे का उल्टा कर दो, ये तुम्हारा माइनस है तो प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहाँ से क्या निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आप दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास जो है वो ये आई है i कैफ प्लस 3j कैफ और प्लस का 7k कैफ, और ये तुम्हारा बन जाएगा
मिरर की वेलोसिटी कितनी है, आई कैफ प्लस का 2j कैफ माइनस का 3k कैफ। तो देखिए भाई साहब, यहाँ से हमारे पास जो आया वो क्या आया, हमारे पास आया 2i कैफ प्लस का 5j कैफ और प्लस का 4k कैफ। ये भाई साहब वेलोसिटी है, ये लो। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखना और नोट कर लो, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको और भी शायद मिल सकते हैं कहीं भी, लेकिन हालांकि हमारे असाइनमेंट में जो दिखते हैं वो आपको और भी क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी थी इस वीडियो में बताने के लिए वो मैंने आपको पूरी बताई है। अब आगे देखिए, एक लास्ट टॉपिक आज का देखो, थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उसे आपको याद रखना होगा। देखिए एक टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप, थ्योरेटिकल है बट ये काफ़ी जगह पर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस चीज़ को देख के कई लोग आपके जो वीडियोस जो देख रहे होंगे तो कई लोग इस तरीके से कह देंगे कि सर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत क्वेश्चनों में दिखेगी, तो जो भी ऐसा कह रहा है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है, ये चीज़ है सिलेबस में, है ना। इस चीज़ को देखिए पहले, इसमें क्या चीज़ है कि इसमें एक ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, यही हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ट्यूब बनाई जाती है वो किस किस की बनती है, वुडन की भी बनती है, ठीक है, और ये कार्डबोर्ड भी होता है। तो कोई भी मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वुडन भी कर सकते हो और कार्डबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर 2 मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये दोनों के दोनों यहाँ पर कितने पर जुड़े होते हैं, 45 पर टिल्टेड किए जाते हैं। ये भी 45 है, ये भी 45 है, ठीक है। और इन दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने होता है, जिससे कि अगर ऑब्जर्वर वहाँ से देखता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सीधा का सीधा उसे इस तरीके से आती पता चलेगी, ये डायरेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप याद रखना, ये बहुत जगह पर यूज किया जाता है और टर्मिनोलॉजी तो खासकर आपको बहुत क्वेश्चनों में डायरेक्ट दिखेगी। तो मैंने बता दिया कि ये क्या चीज़ है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप, तो यही होता है कि एक टेढ़ी सी नली बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा वो नीचे देखेगा लेकिन फिर भी दिखता है। तो लोग पहले बहुत टेढ़ी मेढ़ी जगह से भी चीज़ों को देख लेते, तो वो इसी तरीके से मिरर का इस्तेमाल करके ही देखते थे। ये 2 मिरर लगाए हैं 40-45 डिग्री पर और दोनों का आपस में फेस होना जरूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तभी एक जगह से टकराएगी दूसरी तभी पहुंचेगी, यहाँ से अगर टक्कर मार के तब यहाँ पहुंचेगी, है ना। तो इसीलिए ऐसे किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो इसके आगे जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी के लिए इतना, आप इस चीज़ को रिवीजन करते रहें। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख देना, हमें बता देना कि सर फलानी चीज़ हमें नहीं आई है, वो हमें आप एक्सप्लेन कर दो, तो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, थैंक यू।